बच्चों, हमारा पहली किताब का आखिरी चैप्टर दोहराई के बिना रहता था। कुछ व्यस्तता के कारण मैं आप तक समय पर ये नहीं भेज सका। कल आपका पेपर है तो आप मोटे तौर पर मैं 10-15 मिनट में ये कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो सारी चीज़ें दोहरा दूँ जो मैंने आपको बताई है, और ताकि आपको कल के पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप शांति से हाथ मुंह धो के बैठ के और रफ कॉपी पेन लेके ये वीडियो देखिए, और आपको जो अच्छा लगे उसको नोट कीजिए, तो कल आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आज के चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। अब भारतीय राजनीति नए बदलाव, भारतीय राजनीति कहाँ से शुरू होती है? जब देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1946 में प्रधानमंत्री बन गए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और यहीं से हमारी राजनीति शुरू होती है। अब राजनीति हमने क्या अपनाया? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र जहां हम नाम लेते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा आधार है वो है राजनीतिक दल। और उस समय राजनीतिक दल हमारा बहुत बड़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये अभी मैं घूम के आया हूँ, आपकी जल्दी ये मैं बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और 1952 में पहला आम चुनाव होता है। पहले आम चुनाव 1952 में होते हैं, यानी प्रथम लोकसभा, पहली लोकसभा का चुनाव होता है 1952 में, और कांग्रेस को बहुमत मिलता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। स्वाभाविक था, एक ही बड़ी पार्टी थी पूरे देश में, जिसके सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। यह आपने कांग्रेस प्रणाली में सुना था। भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कोई एक राजनीतिक दल नहीं था। 1885 से 1947 तक वो देश का एक सर्वमान्य संगठन था। कोई भी विचारधारा रखो, कांग्रेस में साथ हो जाओ, समर्थन दो, क्योंकि देश को आज़ाद करना है। तो अब जब 1952 में चुनाव हुए, ये बच्चों चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। ये जब चुनाव होते हैं तो देश के सामने सबसे बड़ा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो हमारे सामने आई थी, वही थी, और वही जीतती है और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब आगे 5 साल बाद में, क्योंकि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद में होगा, तो 52 और 5 57। अब 57 में फिर चुनाव हुए। फिर सामने जो नेतृत्व था वो जवाहरलाल नेहरू का, एक नेता जो लंबे समय से आज़ादी की लड़ाई में भी जुड़ा हुआ था, वो दुनिया के सामने था, भारतीयों के सामने था। और फिर झोली भर भर के भारतीयों ने कांग्रेस को वोट दिया और 1957 में फिर दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। फिर 57 और 5 62 फिर लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, और अभी तक कोई इतनी बड़ी पार्टी देश के सामने उभर के नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू सामने थे सबके, वोट पड़े। 1962 में फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, यानी अब की बार 1962 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब आपसे प्रश्न आज के सिनेरियो में पूछा जा सकता है कि 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली? जवाहरलाल नेहरू ने 52 में, 57 में और 62 में, और अब श्री मोदी जी ने 2014, 2019 और 2024, तो 3 बार लगातार शपथ लेने वाले ये नेता थे। ऐसे इंदिरा गांधी का भी हम कह सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल है अब जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी का कार्यकाल लंबा होने जा रहा है।
अब तीसरी बार जब चुनाव होते हैं 1967 में, तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब बात आती है तो सामने बड़ा नेता श्री मोरारजी देसाई एक घाघ नेता। कुछ कांग्रेस के अंदरूनी बड़े बड़े नेता नहीं चाहते कि मोरारजी देसाई बने, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 1965 की लड़ाई हो गई पाकिस्तान के साथ, और जब 65 की लड़ाई हुई, समझौता करने के लिए ताशकंद गए। आज उज्बेकिस्तान, जो पहले सोवियत संघ का एक पार्ट होता था, उज्बेकिस्तान आज एक स्वतंत्र देश है, उसकी राजधानी ताशकंद गए, समझौता हुआ और हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। और फिर संकट आया कि अब प्रधानमंत्री कौन होगा, तो एक तरफ वही श्री मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ घाघ नेताओं, कांग्रेस के नेताओं को ढूंढना था कि इतना ताकतवर और नेता आएगा तो तुम्हारी पूछ नहीं होगी। तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उचित समझा, क्योंकि एक कामराज एक बड़े नेता हुआ करते थे साउथ इंडिया के। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है, इसको बना दो, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वही गूंगी गुड़िया सबके लिए भारी पड़ गई थी बाद में, ये अलग बात है। 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब इंदिरा गांधी अपने पिता के जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को वो देख रही थी, तो बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही थी। भूमि सुधार करना चाहते थे, बड़े जमींदार इसके पक्ष में नहीं थे, बैंक सारे राजा महाराजाओं के पास थे, तो कुछ जन कल्याणकारी कार्य हो नहीं रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और इन महाराजाओं की जो बड़ी बड़ी पेंशन है उसको बंद किया जाए, और कांग्रेस के बड़े बड़े घाघ नेताओं से किसी तरह पार पाया जाए। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि कोई रास्ता नया ढूंढना पड़ेगा। तो उस नए रास्ते में जब चलने का मन बनाया तो सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता वो खिलाफ हो गए। 1969 आया, जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रपति जी बनाना चाहती थी, उन्हें कांग्रेस के बड़े नेता बनाना नहीं चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने भी अपना कैंडिडेट अप्रोक्ष रूप से अलग चुना। अब इंदिरा गांधी का समर्थित जो राष्ट्रपति बन जाता है तो कांग्रेस के बड़े नेता खार खा गए और कांग्रेस फिर विघटन हो गया, दो टुकड़ों में बट गई। एक का नेतृत्व तो इंदिरा गांधी कर रही थी और दूसरा कांग्रेस एक अलग गुट बन गया जो संगठन कहलाता था। तो अब 1971 आ गया। 71 में इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस तरह तो शासन नहीं चल सकता, तो उन्होंने लोकसभा को भंग किया और जनता को अपने कार्यक्रम बताए। उसमें एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किसने चलाया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और वो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया और लोगों को कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ, मैं तो गरीबी हटाना चाहती हूँ। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अब इंदिरा गांधी ने कहा लोगों को मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ, और ये लोगों में कह रहे कि इंदिरा हटाओ। अब जनता को इंदिरा गांधी का नारा था वो पसंद आया और 1971 में बहुत सारे मतों से वो जीत गई। अब 1971 में जब लोकसभा भंग हुई, नई जब चुनाव होता है तो छठा लोकसभा चुनाव, यानी पहला चुनाव जवाहरलाल नेहरू जीता, दूसरा चुनाव जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लोकसभा का चुनाव जवाहरलाल नेहरू, चौथे चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी, और पांचवें चुनाव में जो 1971 में वो भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती और 352 सीटें प्राप्त हुई, जो मेजोरिटी, यानी जवाहरलाल नेहरू को जो सीटें मिल रही थी वही इंदिरा गांधी ने जो लक्ष्य था वो छू लिया। तो एक शक्तिशाली और सख्त नेता बन गई। अब इंदिरा गांधी थोड़ी जब पावर आती है, जब तो आदमी थोड़ा बहुत विचलित होता है, तो उस पावर में इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े फैसले करने शुरू किए और देश की भलाई के लिए बहुत सारे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीन का सीलिंग लगाई कि एक आदमी 25 एकड़ ही रख सकता है, ऐसे बहुत से काम किए जो इंदिरा गांधी पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई।
और इससे विपक्ष के नेताओं के, जैसे आज के विपक्ष के नेता मोदी से घबराए हुए सारे ने इकट्ठा इंडिया ब्लॉक बना लिया, एक गठबंधन बना लिया। उसी तरह इंदिरा गांधी के खिलाफ भी सब विपक्षी नेता इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अकेले अलग अलग दल है वो इंदिरा गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब देश में स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी, इंदिरा जी के फैसले भी कुछ गलत होने लगे, तो उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगा के 1971 में चुनाव हुए थे। अब 71 और 5 76 में चुनाव होना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा का संशोधन करके कार्यकाल ही बढ़ा दिया, यानी जो लोकसभा 5 साल के बाद चुनी जाती थी, अब उसका कार्यकाल कर दिया 6 साल के लिए, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया। ये बातें लोगों को पसंद नहीं आई। जब इंदिरा गांधी को लगा 1977 में भी देश की जनता ये बातें पसंद नहीं करती, तो उन्होंने इमरजेंसी को ख़त्म किया और चुनाव हुए, और पहली बार जब चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई। अब बच्चों में दोबारा आपको पाठ के नाम पर लेके जाता हूँ, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये 1952 से लेकर 1977 तक सिर्फ कांग्रेस का राज रहा। अब कांग्रेस में विपक्ष की पार्टियां सामने आने लग गई। पहली बार कांग्रेस के सामने बहुत सारे दलों ने मिलकर एक जनता दल की पार्टी बनाई, उनकी चुनाव हुआ और वो जीत गए, और इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई। इंदिरा गांधी हारने का कारण था इमरजेंसी लागू करना और कुछ ऐसे फैसले किए। श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी हुआ करते, जिनकी मृत्यु हो गई थी बाद में, एक हवाई दुर्घटना दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके फैसले भी जनता को पसंद नहीं आए, क्योंकि बिना पद के संजय गांधी थे, वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, तो वो लोगों को बात पसंद नहीं आई। क्योंकि भारतीय जनता के मन में एक बैठ चुका था कि हमें, क्योंकि लंबे समय से गुलामी में रहते, तो लोकतंत्र उनको पसंद आने लगा था, तो इसलिए वो डर रहे थे कि कहीं इंदिरा गांधी वापस तानाशाह बन जाए। उनको हराया गया, और मोरारजी देसाई है, जो मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनने के लाइन में थे, जो इंदिरा गांधी के बनने के लाइन में थे, वो अब तक नहीं बन सके थे। लेकिन मोरारजी देसाई ने भी इंदिरा गांधी का तब से विरोध करना शुरू किया था, और आखिर में 1977 में मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री बने। वो 18 महीना प्रधानमंत्री रहे, और आपसी इन नेताओं की जनता दल की फूट के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसको कांग्रेस ने समर्थन किया था, और उसके बाद समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अब आ गया 1980 में 7वीं लोकसभा का चुनाव होता है। फिर इंदिरा गांधी फिर आती है, क्योंकि अब देश को लगा कि ये जो विपक्ष के नेता जो इकट्ठे हुए हैं, जैसे आज की तरह इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही 77 में इकट्ठे थे ये। लेकिन जब एक बार तो जनता को लगता है, लेकिन अब ऐसा भी लगता है कि कहीं इतने सारे नेता, इतनी विचारधाराओं के लोग जब आपस में इकट्ठे होंगे तो देश को कैसे चलाएंगे, ये शंका लोगों के मन में है, वो जो बीजेपी को बार बार समर्थन दे रही है। 7वीं लोकसभा का चुनाव होता है, और इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। और एक इसमें घटना होती है, 1977 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, एक आयोग बनाया जाता है, मंडल आयोग, जिनको कहा गया कि देश में जो जातियां पिछड़ी हुई है उनका खोजबीन की जाए, देखा जाए, और रिपोर्ट तैयार करी जाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ गई है, उनको हमें आरक्षण देना है। तो वो आयोग बना, उसकी रिपोर्ट भी आई। रिपोर्ट नहीं आई जनता दल की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी बनती है तो वो रिपोर्ट आती है और सरकार को वो रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी, वो जो आयोग था, वो जनता दल सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऐसी तो राजनीतिक दलों में इस प्रकार की आपस में ईर्ष्या या द्वेषता होती है कि वो ऐसा नहीं करते। अब 8वीं लोकसभा, इसी दौरान मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, 1984 में, जून 1984 में
पंजाब में उग्रवाद फैलता है, स्वर्ण मंदिर वाली घटना घटती है, दुर्भाग्य से बहुत सारे सिख भी मारे जाते हैं, और इंदिरा गांधी की 2 सिख उन्हीं के बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री आते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बाद जब थोड़े समय के लिए रहते हैं तो ये 8वीं लोकसभा का चुनाव करवा देते हैं राजीव गांधी 1984 में ही। और 1984 में जब चुनाव होता है, क्योंकि राजीव गांधी की मां का देहांत हुआ था, तो एक सद्भावना थी और राजीव गांधी के प्रति, तो कांग्रेस बहुत बहुमत से आई और 400 से ज़्यादा सीटें जीत ली। ये 5 साल सरकार चली। इसी सरकार में एक नेता जो राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में थे, वीपी सिंह, उन्होंने राजीव गांधी का किसी विषय को लेकर विरोध करना शुरू किया। उन्होंने इस्तीफा दिया और 1989 में लोकसभा के 9वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। 9वीं लोकसभा के चुनाव में एक मोर्चा बनाया गया, राष्ट्रीय मोर्चा। तो राष्ट्रीय मोर्चा जीत जाता है और कांग्रेस हार जाती है और गठबंधन की सरकार बनती है। यहाँ गठबंधन की राजनीति शुरू होती है और कांग्रेस प्रणाली समाप्त होती है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पहले पाठों में एक शब्द पढ़ा था, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस एक सिस्टम बन चुका था, बार बार कांग्रेस ही आ रही थी। वो कांग्रेस की जो सरकार आ रही थी, यदि हम इमरजेंसी वाले 18 महीने के दौर को छोड़ दें तो वो सिस्टम 1989 तक चलता रहा। और अब जब वीपी सिंह एक उभर के कांग्रेस का विरोध करके जब सरकार से बाहर आए, तो बहुत सारे जो विपक्षी दल के नेता थे वो भी वीपी सिंह के साथ हो लिए। एक गठबंधन बनाया जिसको बोला गया राष्ट्रीय मोर्चा। और राष्ट्रीय मोर्चा जब बना, उनकी सरकार बन गई, तो अब जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, जिस मंडल आयोग को 1978 में नियुक्त किया गया था और जिसने रिपोर्ट अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी को दी थी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो बच्चों हमारे संविधान में ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एससी कोई जात नहीं है, शेड्यूल कास्ट यानी जातियों का ऐसा एक समूह जो किन्हीं कारणों से पिछड़ा हुआ था, इग्नोर्ड था, अपेक्षा की जा रही थी, वो एससी, और एक बीसी बैकवर्ड क्लास, और अब एक और शब्द ले लिया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ऐसी जातियां जो किसी न किसी तरह से पीछे रह गई थी, जो पिछड़ी हुई थी, आर्थिक मजबूत नहीं थी। उनके लिए इस मंडल आयोग ने जो एक सुझाव दिया था कि इनको 27% आरक्षण दिया जाए, वो 27% आरक्षण दे दिया वीपी सिंह की सरकार ने। और उस समय में बहुत ज़्यादा दंगे हुए देश में, और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो एक नई एक चीज़ें भारत के सामने आई। अब जो कांग्रेस सिस्टम जो फेल हुआ था, उसके बाद में जो सरकार बनी थी वो थी गठबंधन की। बच्चों, गठबंधन होता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, यानी 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़कर जब सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन बोलते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है, कई बार ये भी आता है गठबंधन क्या होता है। अब आगे चुनाव होता है 10वीं लोकसभा का, तो इसमें मैंने आपको बताया वीपी सिंह प्रधानमंत्री और चौधरी देवीलाल हरियाणा के थे, अपने चौटाला गांव से बहुत अच्छे नेता, सर्वमान्य नेता थे, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुदलीय सरकार बनी। बहुदलीय सरकार क्या होती है, आपको ये भी पूछा जाता है बहुदलीय सरकार क्या है। जो बहुत सारे दल मिलकर यदि सरकार बनाते हैं तो इसमें उसको बहुदलीय कहते हैं। तो बहुदलीय कौन कौन से दल थे उसमें? जनता पार्टी थी और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां थी और साम्यवादी दल भी था और बीजेपी भी थी। ये जो आज बीजेपी है वो 1989 में वीपी सिंह का बाहर से समर्थन कर रही थी। तो बाहर से समर्थन क्या होता है, यानी कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो सरकार में शामिल नहीं होती लेकिन सरकार का समर्थन करती है, अर्थात वो मंत्री नहीं बनती
मंत्री पद नहीं लेती और बाहर से समर्थन करती है। तो ऐसी स्थिति का दौर चलते चलते ये आ गया 1989। ये सरकार चल रही थी। इसी दौरान एक घटना घटती है बच्चों कि जब ये दौर चल रहा था तो उसी दौरान आपने सुना होगा अयोध्या मंदिर जो बना है वहाँ बाबरी मस्जिद थी, उसे बना तो उसको लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने एक देश में आंदोलन चलाया कि हमें अयोध्या मंदिर बनाना है। भी राम की जन्मभूमि अयोध्या है और जब बाबर आया था तो उन्होंने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी थी। तो 1992 में एक घटना घटती है। 6 दिसंबर 1992 को आपको पूछा जाता है बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो कब गिराया गया, तो 6 दिसंबर 1992। अब काफ़ी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। ये बाबरी जो मस्जिद है वो गिर जाती है और एक मंडल आयोग जो लागू हुआ था उसका 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया और 1991 में चुनाव होते हैं और 10वीं लोकसभा के, और 10वीं लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है और एक बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। और बच्चों एक प्रश्न आता है उदारवाद। हमारा देश 1990 से पहले हम ज़्यादातर सरकारी सार्वजनिक उपक्रम ज़्यादा थे, सार्वजनिक उद्योग ज़्यादा थे और विदेशियों को भारत भूमि पर उद्योग लगाने की छूट नहीं थी। तो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर भारत में उदारवाद शुरू किया और विदेश की फैक्ट्रियों को आमंत्रित किया कि आप हमारे देश में आइए और निवेश कीजिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। जो 1991 से लेकर, आपको कहा उदारवाद कब आया, तो 1991, और वो पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया हुआ उदारवाद आज तक चल रहा है। अब 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव होता है, बहुमत किसी को नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा, पहली बार बीजेपी को 1996 में सब पार्टियों से ज़्यादा सीटें मिलती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी अपना नेता चुन लेती हैं। बहुत सारे और दल भी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देते हैं और सरकार बनती है। लेकिन सरकार जब एक पार्टी नेता चुनती है उसको बहुत सारे दल समर्थन दे देते हैं, तो राष्ट्रपति को कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हमें प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए। तो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की शपथ दिला तो देता है, लेकिन साथ में राष्ट्रपति कहते हैं कि आपको फला तारीख को संसद में अपना बहुमत साबित करना है। वो बहुमत साबित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए। तो 1996 में वो 13 दिन रहते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो जनता पार्टी थी और कांग्रेस, जनता पार्टी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं और देवगौड़ा भी कुछ समय के लिए HD देवगौड़ा जिनका नाम था वो कर्नाटक से थे, HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं और कुछ वो भी थोड़े समय के लिए रहते हैं। और उसके बाद IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए रहते हैं। और फिर 11वीं लोकसभा, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं था, इसलिए रोजाना ऐसी टांग खींचाई होती थी कि कोई किसी को समर्थन दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। तो देश में अव्यवस्था का माहौल था और इस माहौल के चलते 11वीं लोकसभा भंग होती है। फिर 12वीं लोकसभा का चुनाव होता है 1998 में। फिर 1998 में जब चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां बीजेपी अपने साथ ले लेती है। BJD जो उड़ीसा की पार्टी थी, SP समाजवादी पार्टी, समाजवादी सोशल पार्टी, और एक अकाली दल जो पंजाब में था, एक समता पार्टी जिसके अध्यक्ष थे वो जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से थे। तो इन सबको मिलाकर एक गठबंधन बनाया, राजग, राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन। बच्चों जिसकी आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस गठबंधन का नाम है राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
और जिसको अंग्रेजी में एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं और सरकार बन जाती है, और ये सरकार भी 13 दिन चलती है। 13 दिन चलने के बाद ये सरकार फिर लोकसभा को भंग कर दी जाती है, और फिर होता है 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में। उसी दौरान कारगिल का युद्ध कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है, तो 1999 में। अब देशी और विदेशी का, सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी विदेशी थी, तो बीजेपी ने एक नारा देशी और विदेशी का नारा दिया, विदेशी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। तो इसमें हमारी भारतीय जनता ने बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी पार्टियों को काफ़ी बहुमत दे दिया, और उन्होंने सरकार 2004 तक सरकार चलाई। इसके बाद जब ये सरकार 1999 से लेकर 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, और अब अगला चुनाव 2004 में होता है। और 2004 के बाद जब ये चुनाव होता है, तो इसमें बीजेपी की सरकार है वो, और गठबंधन है उसको सीटें कम मिलती हैं, और जो दूसरी सीटें हैं, दूसरी जो गठबंधन था उसको सीटें ज़्यादा प्राप्त होती हैं। और इन्होंने भी इस समय, जैसे बीजेपी ने मिलकर एक एनडीए बनाया था, इसी तरह विपक्षी जो पार्टियां जो सामने थी उन्होंने भी एक गठबंधन बना लिया। उस गठबंधन में उन्होंने कांग्रेस प्रमुख थी, और बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां थी वो उसमें शामिल हो गई। और जब वो शामिल होती हैं इन, तो उनकी पार्टी बीजेपी के गठबंधन से ज़्यादा सीटें आती हैं। और इस समय भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफ़ी प्रयास हुए थे, और 2004 में प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर अगला चुनाव होता है 2009 में, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और 10 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार नेतृत्व करती है यूपीए का। यानी जो आपको पूछा जाएगा 2004 से 14 तक किसकी सरकार आई, तो यूपीए की, कांग्रेस की नहीं कह सकते उसको, हम यूपीए की सरकार कहेंगे। जैसे आज की सरकार को हम 2014 से लेकर अब तक की सरकार है उसको हम एनडीए कहते हैं। तो इस प्रकार फिर 16वीं लोकसभा का चुनाव होता है, और इस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व था, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मनमोहन सिंह का प्रयोग कर रही थी, वो भारतीय जनता को पसंद नहीं आया। और गुजरात में नरेंद्र मोदी एक अच्छे मुख्यमंत्री के अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों के सामने एक अच्छी छवि बन चुकी थी, एक अच्छे नेता की छवि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बना ली थी। तो फिर चुनाव हुआ, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा, यदि देश बीजेपी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। जनता ने अच्छे वोट दिए, और 303 के करीब सीटें मिली, और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। अब कांग्रेस का एक नारा था कि हम जैसे ही सरकार बनेगी तो 370 धारा और 35 से खत्म करेंगे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर अलग एक स्टेट के लिए विशेष सुविधाएं थी, और जिनके जो उग्रवाद का भी कारण बना हुआ था वो मैंने आपको पहले बता दिया है। जब 2019 में चुनाव होते हैं, बीजेपी फिर आती है, और बनते ही 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को ख़त्म किया, और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर चल पड़े। अब इसके बाद जो गठबंधन की राजनीति है, अब गठबंधन की राजनीति हुई कैसे, तो अब बीजेपी की जब बीजेपी पार्टी बनी थी तो उसे कहा जाता कि ये अगड़ी जातियों यानी ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बीजेपी ने अपने जो चुनाव की ढाल थी वो बदली, और उन्होंने पिछड़े वर्ग की ओर ध्यान देना शुरू किया, और जो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो राजनीतिक दल से उनसे गठबंधन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, अब बीजेपी जो
1990 से पहले या ये माने कि 2000 से पहले जो उसकी नीति थी देशी और स्वदेशी की, उसको किनारे किया और एक इस बात पर सहमत हुए कि नई आर्थिक नीति पर सहमति दी कि हम भी उदारवाद का समर्थन करेंगे, उदारवाद अपनाएंगे और पिछड़ी जनजातियां हैं उनका विकास करेंगे, सबका सामाजिक विकास की स्वीकृति, यानी हम आरक्षण, जिस बीजेपी जो आरक्षण के विरोधी समझी जाती थी, एक पहचान बन चुकी थी, वो अब आरक्षण की समर्थन में आ गई। और क्षेत्रीय दल जो अनेक राज्यों में फैले हुए थे, उन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और विचारधारा की जगह अब कार्यसिद्धि बन गई। यानी बीजेपी की विचारधारा क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा क्या थी, कांग्रेस की विचारधारा क्या थी, एक प्रकार का ये कंसेप्ट क्लियर था। लेकिन जैसे ही गठबंधन की राजनीति शुरू होती है, जो राजनीतिक बदलाव होता है, इसमें सारी पार्टियां अब पिछड़े वर्ग की बात करने लग गई, सामाजिक विकास की बात करने लग गई और क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। अब विचारधारा की जगह एक नए शब्द ने जगह ले ली, वो थी कार्यसिद्धि। यानी जो कार्य हमने अपनाए हैं वो कार्य हमें करने हैं और यदि किसी बीजेपी का कोई विशेष कार्य है तो उसको एक बार डिले करना है। तो इस प्रकार के विचारधाराएं आगे चली और ये गठबंधन की राजनीति जो 1990 से स्टार्ट हुई थी वो अब तक चल रही है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1978 में एक आयोग बनाया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछड़ा आयोग, जिसको मंडल आयोग कहा गया। यानी पिछड़ी जातियों का पता करने, जो पिछड़ी जातियां यानी ऐसी जातियां जो समाज में पिछड़ चुकी है, उनकी पहचान करना एक आयोग बनाकर उसकी जिम्मेदारी लगाई गई। इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार से ही थे। और बच्चों आज यादव जो बैकवर्ड क्लास में हैं वो इसी आयोग की वजह से हैं और उनके आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्होंने यादव जाति, जो आज बिहार उत्तर प्रदेश में बाहुल्य क्षेत्र है यादव का, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी वो बनते हैं, बहुत धनाढ़ लोग भी हैं, कमजोर भी हैं, लेकिन अब उनकी पहचान, उनको यादव को बीसी में डाल दिया गया। उनके साथ साथ और भी बहुत सारी जातियों को बीसी में डाला गया। तो ये 1978 का था, आयोग बना भी था, रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी, उससे पहले 80 में सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी आती हैं, इंदिरा गांधी को ये रिपोर्ट दी जाती हैं क्योंकि ये जनता दल सरकार की बनाया हुआ आयोग था, इंदिरा गांधी ने इसको लागू नहीं किया। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी ने भी इसे लागू नहीं किया। 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो इस आयोग की जो सिफारिश थी वो लागू की गई और पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण दिया गया, जो 1990 में बहुत बड़ा बवाल हुआ था और दिल्ली और आसपास के बहुत सारे छात्रों ने अपने पर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली थी। तो बहुत देश में अव्यवस्था फैली थी। लेकिन जो समाज और देश तरक्की तब करता है जब पूरा समाज, पूरी जातियां जब साथ लेके चलती है। यदि हम एससी और बीसी को इस आधार पर यदि हम पीछे रखें तो देश कभी भी एक नहीं हो सकता। ये सोच कोई बुरी नहीं थी, लेकिन तत्कालिक जो कुछ पार्टियां होती हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए जनता को कई बार भड़का देती हैं, जिसके कारण ये गड़बड़ चलती है। मैं बहुत छोटा बनाना चाहता हूँ, लेकिन सारी बात मैं अब भी नहीं बता पाया, तो कल के लिए तो आपके लिए काफ़ी सुन लेना और कभी बाद में पढ़ेंगे।